नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आगे जहां से हमने डिसकंटिन्यू किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चीजों की वजह से आज हम डिस्कस करेंगे। गॉस लॉ पे जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल भैया ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चीजों की वजह से बात करेंगे, फिर फ्लक्स पे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। होमवर्क भी था? हाँ था तो सही, एक आधा क्वेश्चन था तो सही। हाँ ये क्वेश्चन था भाई, 1998 में आया था भाई, 1998। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। भाई मास m है पार्टिकल का और चार्ज इस पे q है, ठीक है ना। मास m, चार्ज q और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और E है, उसमें रेस्ट पे है और रिलीज कर दिया जाता है, इसे छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही इसे छोड़ दिया जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा भाई, इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से इसके पास आएगी एक्सेलरेशन, वो होगी क्यू ई बाय एम। क्यू ई बाय एम। आपसे पूछा गया है कि वाई डिस्टेंस चलने के बाद, वाई डिस्टेंस चलने के बाद इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देखो बेटा, इसके दो तरीके। मान लो वाई डिस्टेंस चलने के बाद इसके पास वेलोसिटी आ गई v, ठीक है ना। वेलोसिटी कितनी आ गई? v आ गई। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा भाई? ये वाला फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगा के देखेंगे। तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर 0 और एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम और इनटू वाई। तो वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2QE बाय एम इंटू वाई, ठीक है ना। 2QE बाय एम इंटू वाई। हमें बतानी है काइनेटिक एनर्जी, होती है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दो भाई इसे, हाफ एम वी स्क्वायर 2QE वाई बाय एम, 2QE वाई बाय एम, बाय एम, बाय एम। तो मास मास कट गए, 2 कट गया, तो QE वाई ये हमारा आंसर है। सर कोई और तरीका भी है क्या? और तरीका भी है ना। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, मेथड नंबर 2, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो जरा, कौन फोर्स वर्क कर रहा है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस के फाइनल माइनस के इनिशियल कर दो। के इनिशियल तो 0 ही है, ठीक है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि पार्टिकल शुरू में रेस्ट पे था। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 0। सर कॉस 0 काहे कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0, ठीक है ना। फोर्स कितना है? Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? y, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस 0 दैट इज 1, तो QEY, ठीक है ना। QEY ये हमारा आंसर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ फिर। तो ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन। आप देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया हमारा, एक ही स्टेप में बिंदास, ठीक है ना। ये है, आप ये समझो, ये है नॉर्मल जिंदगी। मेथड 1 मेथड 2 को मैं हमेशा कहता हूं कि एक है नॉर्मल जिंदगी
और एक है मेंटोस जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी, जो दिमाग की बत्ती जला देती है, जो दिमाग की बत्ती जला देती है। नॉर्मल जिंदगी और मेंटोस जिंदगी। दिमाग की बत्ती जला दे, जल गई बत्ती, जल गई भाई। आ जाओ फिर आगे। तो रिकैप तो कर लें, रिकैप तो कर लें, कर लेते हैं रिकैप। अरे भैया चार्ज के बारे में बात कर रहे थे सबसे पहले तो, कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, कंजर्व होता है ये सब। मेन बात थी कि चार्ज क्वांटाइज होता है, ठीक है ना। किन किन मेथड से चार्ज हो सकता है बेटा? कंडक्शन मेथड। कंडक्शन में क्या करते हैं, याद करो, टच करते हैं। क्या करते हैं? टच करते हैं। इंडक्शन में क्या करते हैं भाई? पास लेके आते हैं, पास लेके आते हैं, टच नहीं करते। फिर आता है रबिंग या फ्रिक्शन। फिर बोलते हैं रबिंग या फ्रिक्शन, जिसमें हम चीजों को आपस में क्या करते हैं? रब करते हैं, और रब करने की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है ना। ये सारी चीजें हमने करी थी, फिर इसके एप्लीकेशंस भी हमने देखे थे। अच्छा जी, उसके बाद कूलम्स लॉ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। कोई और मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या बनेगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशो। इसी को क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बड़ा के। ये एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू क्या होती है? 1 से ज्यादा होती है। 1 से ज्यादा होती है किसी मीडियम के लिए, है ना। एयर या वैक्यूम को छोड़ दें तो 1 से ज्यादा होती है। कंडक्टर्स के लिए कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। याद आया? अच्छा जी, फिर उसके बाद बात की थी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? कि भाई वेक्टोरियली ऐड कर दो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? वेक्टर मेथड से ऐड कर दो। कौन से मेथड से? वेक्टर मेथड से। वेक्टर मेथड एडिशन। वेक्टर मेथड से आप इनको क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है जी। फोर्सेस को जिसकी डायरेक्शन जिधर है उसके हिसाब से आप उससे क्या करोगे? ऐड करोगे। डायरेक्शंस देखोगे, उसके हिसाब से आंसर निकालोगे। समझ में आई बात? ठीक है ना। क्वेश्चन भी किया था हमने इक्विलिब्रियम वाला, याद करो। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने शॉर्टकट बनाया था कि अगर रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स पे सारे बराबर चार्ज रखे हुए हैं तो सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। बस पॉलीगन कौन सी होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, रेगुलर होनी चाहिए। हर एक पे रखे हुए होना चाहिए चार्ज, और हर एक पे जो चार्ज रखा हुआ है वो बराबर होना चाहिए। फिर इसका एक एप्लीकेशन भी किया था और एक सवाल भी किया था। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या लिखते हैं? KQ बाय आर स्क्वायर। क्या है? KQ बाय आर स्क्वायर। यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। इसी फील्ड लाइंस के बारे में उसमें बात की थी हमने कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और टर्मिनेट कहां पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। भाई पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट होती हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात करी थी। फिर एंड में जाते जाते हमने बात की थी कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें क्या है भाई? फोर्स लगता है QE। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, अगर प्लस चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है, मान लो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा भाई। पॉजिटिव चार्ज पे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स, और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है ना। और एक्सेलरेशन कितनी होगी? QE/m, और इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है जी। ओके सर, एक चीज और भी तो करी थी। हाँ करी थी ना, ये करी थी, ये करी थी ना, यही कर रहे थे हम। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर आपको बता देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। चलो, हम क्या कर रहे थे? मैंने कहा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कहते हैं जिसे, वो लैम्डा है। रॉड चार्ज है और ये लैम्डा है। ठीक है जी। यहां पे P पॉइंट है, दोबारा सुन लो, यहां पे P पॉइंट है
और उस P पॉइंट पे इस रॉड के जो एंड्स एंगल बना रहे हैं वो अल्फा और बीटा बना रहे हैं, अल्फा और बीटा बना रहे हैं, अल्फा और बीटा बना रहे हैं। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये a है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके परपेंडिकुलर है, वो है k लैम्डा बाय a साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और जो रॉड के पैरेलल है, जो रॉड के पैरेलल है, ये रॉड ऐसे है ना, जो रॉड के पैरेलल है उसका कंपोनेंट क्या है, k लैम्डा बाय a कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसी के आगे हमने केसेस देखे थे बेटा कि अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो, अगर यही इनफाइनाइट हो जाए तो, इनफाइनाइट, इंफिनिटी में आप याद करो कि भाई ये P पॉइंट है, दैट इज द P पॉइंट। ठीक है जी। अब देखो इधर एंगल बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप इस रॉड की लेंथ बढ़ाते चले जाओगे, मान लो ये लेंथ बढ़ा दी हमने, इधर से भी बढ़ा दी, तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ा दी लेंथ तो और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ते चले जाएंगे एंगल बेटा, अल्फा बीटा दोनों इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो इनफाइनाइट के लिए अल्फा और बीटा दोनों ही 90 होते हैं। वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आती है। क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों 90 हो गए तो वाई डायरेक्शन वाली फील्ड हो जाती है जीरो। क्या हो जाती है? जीरो। करके बताया था मैंने आपको, करके बताया था। अब इसका क्या बनता है, के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो एक्स डायरेक्शन की ही फील्ड आती है जो कि कितनी होती है, 2k लैम्डा बाय ए। एक्स डायरेक्शन के हिसाब से मत याद रखो, आप ऐसे याद रखो कि परपेंडिकुलर टू द रॉड, परपेंडिकुलर टू द रॉड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2k लैम्डा बाय ए है, और दूसरे वाली तो है ही नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यही होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यही होगी, कुछ और थोड़ी होगी भैया मेरे, नहीं होगी ना, यही तो होगी। हाँ सर यही होगी। तो ये तो हो गया जी इनफाइनाइट का केस। किसका केस? इनफाइनाइट का। अच्छा अब आ जाओ दूसरे पे, सेमी इनफाइनाइट। सेमी सर, सेमी, 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 इन सेमी। चलो इधर देखो, सेमी, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये होता है बेटा कि उसका एक हिस्सा आपको पता है, एक हिस्सा आपको पता है, दूसरा हिस्सा नहीं पता, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है जी बच्चा, बहुत दूर है। तो ये रहा P पॉइंट, ये रहा P पॉइंट, समझ पा रहे हो? तो बेटा इसमें एक एंगल अल्फा तो 90 लिख लो और बीटा लिख लो 0 डिग्री, बीटा लिख लो 0 डिग्री। समझो मेरी बात को, बहुत क्लियरली समझना इस बात को कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। भैया ऊपर वाला जो एंगल है, ऊपर वाला जो एंगल है 90, नीचे तो एंगल ही नहीं है, बीटा तो है ही नहीं। बीटा कितना है? 0 है सर। बीटा कितना है? 0। बीटा 0, बेटा 0। ठीक है जी, ओके। एक्स डायरेक्शन की फील्ड आ जाओ भैया सभी लोग, के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना? ओके जी, के लैम्डा बाय ए। वाई डायरेक्शन की फील्ड पे आ जाओ अब, के लैम्डा बाय ए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 माइनस कॉस बीटा मतलब कॉस 0। तो के लैम्डा बाय ए यहाँ पे 0 माइनस 1 तो माइनस के लैम्डा बाय ए। बेटा माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आया है, ये बात ये सिग्निफाई करेगा, देखो एक्स की तो इसी तरफ होगी
y की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी। कैसे आएगी? नीचे आएगी, समझ रहे हो ना, नीचे आएगी फील्ड। और दोनों ही k लैम्डा बाय a और k लैम्डा बाय a ही हैं, ठीक है ना। और इनका रिजल्टेंट फील्ड बनेगी बेटा, अरे भाई मेरे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों इधर देखिए, तो ये फील्ड हमारे पास रूट टू के लैम्डा बाय ए आ गई। हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को देखिए जरा, देखिए भाई बहनों, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये प्लस चार्ज है हमारे पास, क्योंकि रॉड पे प्लस चार्ज ही हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। आप इस पे कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी कि नहीं होगी? इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैसे आएगा? नीचे आएगा, और एक इधर आएगा। देखो दोनों दिखा दिए मैंने। और ये भी आपको पता, देखो डायग्राम से मैथमेटिकली तो आपको पता चल गया कि ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब नीचे आएगा। ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब नीचे आएगा। थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो, पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। यही चीज मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं भाइयों बहनों। तो भाइयों और बहनों देखो यहां पे कि यहां पे कोई भी चार्ज मान लो, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी पी पॉइंट पे वो ऐसे आएगी, तो उसका एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। कहां जाएगा? नीचे जाएगा। समझे? समझे बंधु? तो अंडर रूट के लैम्डा बाय ए, अंडर रूट टू के लैम्डा बाय ए, और ये भी के लैम्डा बाय ए, और ये भी के लैम्डा बाय ए, और ये कितना है? रूट टू के लैम्डा बाय ए। क्या सेमी इनफाइनाइट के लिए याद रहेगा? बोलो बंधु, बोलो। बिल्कुल याद रहेगा सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट के लिए याद कर लो, 2 के लैम्डा बाय ए, 2 के लैम्डा बाय ए, कौन सी डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द रॉड। सेमी इनफाइनाइट के लिए एक हिस्सा जिसका पता है, एक सिरा पता है, दूसरा सिरा नहीं पता, तो उसके लिए एक परपेंडिकुलर टू द रॉड, एक पैरेलल टू द रॉड, दोनों ही कितनी है? के लैम्डा बाय ए। उनका रिजल्टेंट कितना है? रूट टू के लैम्डा बाय ए। अरे पाइथागोरस, भाई पाइथागोरस में जब दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं, मान लो आपको f और f का रिजल्टेंट निकालना है 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितना लिख दोगे? रूट टू एफ। करके थोड़ी देखोगे? पागल हो? नहीं हो? मत करना। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, तो ये याद रख लेना भाई। अब आइए अब हम आगे प्रस्थान करते हैं। तो मिटा देता हूं, अरे मिट जा मिट जा मिट जा, हाँ मिट गया ये। अरे सवाल आ गया, सवाल आ गया, सवाल आ गया। देखो, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear densities to parallel infinite line charges with densities plus lambda कूलम्ब पर मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई, एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, एंड माइनस लैम्डा मतलब एक पे नेगेटिव चार्ज है, placed at a distance of 2r in free space, वैक्यूम के अंदर, और इन्फाइनाइट है, दोनों ही क्या है? इन्फाइनाइट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस? बिल्कुल मिडल पे जो इनके पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे आपको फील्ड बतानी है। मेरी बात ध्यान से सुन, इस पी पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो इसकी वजह से भी आएगी और की वजह से भी आएगी। अब पहले की वजह से जो फील्ड आएगी, इसको मैं 1 बोल देता हूं और इसको 2 बोल देता हूं। सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा बेटा? इनफाइनाइट है, ये वाला केस लगेगा। देखो 2 के लैम्डा बाय पॉजिटिव की वजह से इस तरफ बेटा, इसको E1 बोल देता हूं मैं। नेगेटिव की वजह से भी इसी तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां टर्मिनेट करती है?
पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट करती है, तो नेगेटिव की तरफ होती है, तो इस रॉड की वजह से अवे अवे, और ये सेकंड वाली रॉड की वजह से भी इसी तरफ, क्योंकि ये अपने पास बुलाएगी मगर जाने का नहीं। ये फील्ड को धक्का मारेगी, ये वाली रॉड फील्ड को धक्का मारेगी और ये वाली रॉड फील्ड को पास बुलाएगी, तो भैया सेकंड वाली रॉड की वजह से भी फील्ड इसी तरफ होगी। दोनों की वैल्यू कितनी होगी, देखो मिडवे पे है, यहां से भी डिस्टेंस आर है और यहां से भी डिस्टेंस आर है, समझ पा रहे हो। तो 1 की वजह से फील्ड होगी 2k लैम्डा बाय आर, ए की जगह आर, और E2 भी यही होगा, E2 भी यही होगा। तो नेट क्या बनेगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, 4k लैम्डा बाय आर, 4k लैम्डा बाय आर। के की वैल्यू पुट कर दो भाई, के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 4 लैम्डा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 से 4 कट गया, तो लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्लियर है, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। कहां है आंसर, कहां है, कहां है सर, ये रहा, अरे दिख रहा है, ये टिक मारा मैंने, अरे टिक नहीं दिख रहा क्या, दिखेगा अभी, दिखेगा, दिखेगा ना, ये देखो अब टिक मारा दिख रहा है, हाँ यही आंसर है, ठीक है जी, क्लियर है, सब क्लियर है। अच्छा एक ऑप्शन देखो, इसका ए ऑप्शन देखो बेटा, इसका ए ऑप्शन देखो जरा, 0, सर 0 भी तो हो सकता है, नहीं इस केस में नहीं होगा सर, किस केस में 0 होगा बताता हूं। अगर मान लो कि हमारे पास ये 2 चार्ज रॉड्स हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव होती अगर, दोनों ही पॉजिटिव होती अगर, ये 1 की वजह से और ये 2 की वजह से, ठीक है जी, और ये r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस, 1 की वजह से तो बेटा इधर अवे, और 2 की वजह से इधर, समझ रहे हो भाई, 2 भी रिपेल करती है इससे, अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो 1 की वजह से इधर, 2 की वजह से इधर, और दोनों बराबर होते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, 0। 2k लैम्डा बाय आर और 2k लैम्डा बाय आर क्या हो जाते, कट जाते। लेकिन ये सिचुएशन इस वक्त आती अगर दोनों ही पॉजिटिव होते, जो कि हमारे वाला केस नहीं था, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। बात समझ में आई, बोलो मेरे भाई। चलो सर्कुलर आर्क, अगर मान लो स्ट्रेट रॉड नहीं है, नहीं है भाई, स्ट्रेट नहीं, इसको मोड़ दिया, मोड़ दिया, पर टूट ही ना जाए भाई, मेरे जिम्मे पड़ जाएगा ये। देखो इधर, तो सर्कुलर आर्क इस पे चार्ज है, इसको मोड़ दिया, सीधी सादी रॉड थी बेचारी, उसको मोड़ दिया, उसको मोड़ दिया भाई, ठीक है। ये उसका सेंटर है, ये उस सर्कुलर आर्क का सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, ये O उसका सेंटर है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी, ये एंगल थीटा बना रहे हैं, और ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये रेडियस r है, इसकी वजह से जो फील्ड होगी बेटा, उसका फॉर्मूला बिल्कुल बीच में से ऐसे कट करती हुई जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल बीच में से दिखानी है ऐसे, ठीक है ना। वैसे तो इसकी डेरिवेशन होती है बेटा प्रॉपर इंटीग्रेशन के थ्रू, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, इनकेस आपसे पूछा जाए, और पूछा गया भी है पिछले मतलब सालों में, इससे रिलेटेड सवाल आए हैं, ठीक है ना, 1-2 सवाल आए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इधर देखो भाई,
ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? चलो मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिएगा। इस सर्कुलर आर्क के जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, ये वाला पार्टिकल मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो ऐसे आएगी, समझ पा रहे हो? वही फील्ड अगर यहां पे भी एक पार्टिकल हो, उसकी वजह से ऐसे आएगी। तो जब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर, मैंने तो सिर्फ 2 दिखाए हैं आपको, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनका जो नेट रिजल्ट आएगा बेटा वो इसी तरफ आएगा, क्योंकि इसके वर्टिकल कंपोनेंट देखो y, और दोनों के y कंपोनेंट कट जाएंगे बेटा। नीचे वाले का y कंपोनेंट नीचे, ऊपर वाले का y कंपोनेंट ऊपर, और दोनों के x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हो? दोनों के x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो नेट फील्ड इसी तरफ आएगी, ये इसीलिए मैंने ये दिखाया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट ये आपको मिलेगी 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2, 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट, अवे, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अवे, दूर, क्या दूर, 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2, 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2। r क्या है? रेडियस। k तो आपको पता ही है, लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी। कौन सी? लीनियर वाली। मतलब लैम्डा क्या है? चार्ज बाय लेंथ। थीटा क्या है? सेंटर पे एंगल। थीटा क्या है? एंगल। सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए बेटा। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट इट्स सेंटर। आर्क द्वारा अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया गया है वो थीटा है, और यहां पे लिखा जाएगा उस थीटा का आधा, हाफ एंगल। क्या लिखा जाएगा? हाफ एंगल। बात समझ में आई? ओके, चलो अब सुनो मेरी बात। मान लो इसी में ये सेमी सर्कल होता, इसी में ये सेमी सर्कल होता, ऐसे मानो, ये देखो ये सेमी सर्कुलर आर्क बना दी, ये सेमी सर्कल हो गया जी, सेमी सर्कल हो गया। मेरी बात सुनो अब। सेमी सर्कल के लिए सेंटर, सेमी सर्कल के लिए सेंटर यहीं पे आ गया, सेमी सर्कल के लिए सेंटर यहीं पे आ गया, बोलो। अच्छा जी, अब इसका सर एंगल देख लो, ये एंगल, पूरा एंगल देखो, थीटा कितना है बेटा? 180 डिग्री। कितना है थीटा? 180 डिग्री। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी ना, ये वो होगी 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ 180 बाय 2, साइन ऑफ 180 बाय 2 साइन 90। तो सेमी सर्कल की वजह से जो फील्ड आएगी वो 2k लैम्डा बाय r होगी, ड्यू टू सेमी सर्कल, ड्यू टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की वजह से जो फील्ड आएगी वो 2k लैम्डा बाय r होगी। अच्छा जी, सर अगर पूरा सर्कल हो जाए तो? पूरा सर्कल हो जाए तो कोई बात नहीं, पूरा सर्कल से हम डरते हैं का? अब बताओ, पूरे सर्कल से का डर जाइएगा? काहे डरेंगे भाई, काहे डरेंगे? क्यों डरेंगे हम पूरे सर्कल से? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? डरने का कोई जरूरत नहीं है। इधर देखो, अब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, देखो इस केस में सेंटर पे एंगल कितना था? थीटा। इस केस में वो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180। अभी कितनी है सेंटर पे एंगल? अभी कितना है? 360। कितना है? 360। समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा बाय r साइन 360 बाय 2
साइन 360/2 साइन θ/2 होता है, साइन 360/2 साइन 180 जीरो होता है भाई, आंसर जीरो है, आंसर जीरो है। पूरे सर्कल की वजह से, पूरे सर्कल की वजह से, ठीक है ना, पूरे सर्कल की वजह से, अगर पूरे सर्कल के पेरिफेरी पे चार्ज है, पेरिफेरी पे यानी कि किनारे पे चार्ज है, तो उसके सेंटर पे फील्ड जीरो होगी, सेंटर पे फील्ड जीरो होगी। कैसे जीरो होगी? एक तो बेटा ये फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला, ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिख ही रहा है कि फॉर्मूले से जीरो आ रहा है आंसर, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मैं आपको थोड़ा सा आप अंदाजा लगाओ, इधर देखो, सिंपल सी बात सोचो बेटा, हर एक पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, हर एक पार्ट पे, ठीक है, दिखा दिया हमने। देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ होगी। क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड नीचे होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर होगी, ठीक है जी। सिमिलरली यहां पे भी बेटा इस चार्ज की वजह से नीचे, और इस चार्ज की वजह से ऊपर, समझे मेरी बात को? सिमिलरली इधर भी, सिमिलरली इधर भी, सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑल फील्ड्स विल कैंसिल, ऑल फील्ड्स विल कैंसिल। तो ओ पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगी वो कितनी आएगी? जीरो। कितनी आएगी? जीरो आएगी। ये सोचने का दूसरा तरीका है। कौन सी जिंदगी है ये? मेंटोस जिंदगी। ये है नॉर्मल जिंदगी, फॉर्मूले वाली जिंदगी। ये कौन सी जिंदगी है? मेंटोस जिंदगी। दिमाग की बत्ती जला दे, मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, दिमाग की बत्ती जला दे, ठीक है ना। मेंटोस जिंदगी है ये, जो हमने यहां पे लागू करी है, समझे? है ना, क्लियर है? अच्छा, तो इसको लिख लेना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग is zero. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग इज जीरो। वर्ड ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक जैसे हैं चार्जेस। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि भाई एक साइड तो बहुत ज्यादा चार्जेस हो जाए, ये देखो एक इधर इक्का दुक्का ही हूं, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इस पे सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि सारी डायरेक्शंस में फील्ड कैंसल नहीं होगी। ये बात समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। आ जाओ सर, इस सवाल पे आ जाओ। 2000 में आया था, सन 2000 में, ठीक है ना, सेमी सर्कल के ऊपर था, सेमी सर्कल के ऊपर था। ए पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा इज गिवन एज, रेडियस ए दिया है। अच्छा, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो, मान लो ये है, ठीक है ना, दिखाया नहीं हुआ, मैंने दिखा दिया, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो ऐसे होगी फील्ड सेमी सर्कल की वजह से बेटा 2k लैम्डा बाय आर, अभी तो देखा यही 2k लैम्डा बाय आर
मतलब 2k लैम्डा बाय ए, 2k लैम्डा बाय ए, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये बनेगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये रहा आंसर। समझ गए? बस के की वैल्यू पुट करनी थी, बताओ, सिर्फ के की वैल्यू पुट करनी थी और कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कमाल हो गया सर, कमाल ही हो गया ये तो। आ जाओ फिर आगे आ जाओ, इस सवाल को देखो जरा, 2008 में आया था। सुनो, थिक कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is given a charge q, an electric field at the center of the O of the ring due to charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB of the ring is, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कह रहे हैं कि Q चार्ज दिया है रिंग को, पूरी रिंग को ही दिया है, पूरी रिंग को दिया है, पूरी रिंग को चार्ज दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट AKB, AKB सिर्फ AKB वाला पार्ट, AKB वाला पार्ट, ठीक है ना, सिर्फ AKB वाला पार्ट, इसकी वजह से O पॉइंट पे जो फील्ड है वो कितनी होगी, वो दी हुई है E है, वो कितनी दी है E, तो ये कुछ इधर होगी, मानते हो बात, ऐसे कट करती हुई आएगी बीच में से। अच्छा, नेट फील्ड सेंटर पे कितनी है, ओवरऑल 0, ओवरऑल 0 है, तो बचे हुए पार्ट की वजह से पूछी हुई है हमसे, AKB द्वारा दी गई है, AKB द्वारा दी गई है फील्ड की E है, हमें पूछा ACDB, ACDB ये देखो इस पार्ट की वजह से पूछी हुई है, ये बचे हुए पार्ट की वजह से हमसे फील्ड पूछी गई है, तो भैया मेरे अगर कैंसल ही होना है, इसकी वजह से नेट फील्ड ऐसे आ रही है, तो इसकी वजह से नेट फील्ड ऐसे जानी चाहिए और इतनी ही होनी चाहिए, ACDB, और इतनी ही होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना, इतनी ही होनी चाहिए। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। ये फील्ड और ये फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, समझे मेरी बात को, ठीक है जी, ताकि तभी 0 होगी और कोई चारा नहीं है। इसका मतलब ACDB की वजह से फील्ड कितनी होगी, E होगी, ये तो नहीं हो सकती बेटा, 3E तो नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, 3E थोड़ी होगी, फिर तो कैंसिल ही नहीं होगी अगर 3E हो गई तो। E अलोंग OK, हाँ OK या KO, अब देखना ध्यान से, सर KO का मतलब तो हो गया ये KO हो गया, ठीक है ना, ये KO हो गया, तो ये KO के अलोंग है, तो दैट इज अलोंग KO। हमसे क्या पूछा है कि ACDB की वजह से किस तरफ, OK, ऐसे ऐसे उल्टा, ठीक है ना, ये क्या है डायरेक्शन OK, ये क्या है डायरेक्शन OK, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे अलोंग OK, ओके ओके ओके, ये रहा आंसर, समझ गए, ये गलत हो गया, AKB पार्ट द्वारा ऐसे आ रही है फील्ड, तब तो ये आंसर होता, ऑपोजिट इसको कैंसल करती हुई जा रही है, तो ओके 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 सर, बिल्कुल ओके सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल 100% क्लियर है। आओ फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, अब बात आ रही है एक्सियल पॉइंट की, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लेन को समझना बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है,
हमने रिंग को चार्ज दे दिया, हमने रिंग को चार्ज दे दिया Q, हमने रिंग को चार्ज दे दिया Q। एक्सियल पॉइंट, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, रिंग कैसे रखी गई है वो समझो। रिंग है ऐसे और ये है इसकी एक्सिस, ध्यान से देख पा रहे हो इसको? हाँ। देखो इसको, ये सेंटर है रिंग का, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ये देखो ऐसे दिखा रहा हूं, दिख रहा है? ये सेंटर है इसका और ये सेंटर से ऐसे पास कर रही है एक्सिस। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जहां से मैंने पकड़ा हुआ है ना, इस जगह से, ये देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से, ठीक है ना। ये रिंग का कौन सा पॉइंट हो गया? एक्सियल पॉइंट, जो रिंग की एक्सिस पे लाई कर रहा है। रिंग कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन। ये वाई ऊपर, जेड आपकी तरफ, ये वाई जेड प्लेन है, दिख रहा? थप्पड़ दिख रहा है? ये वाई जेड प्लेन है और ये एक्स है, ये एक्स है, समझ पा रहे हो? तो ये एक्स रिंग के परपेंडिकुलर है, जो एक्स है वो रिंग के परपेंडिकुलर है, समझ पा रहे हो? ओके जी। तो ये एक्सिस ऑफ रिंग है। और ये रिंग का सेंटर है। सेंटर पे तो जीरो है, सेंटर पे तो जीरो है। ये एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द एक्सिस इज KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर क्या है? रेडियस, इस रिंग का रेडियस। Q क्या है? इस रिंग पे चार्ज। X क्या है? एक्सिस पे डिस्टेंस। X क्या है? एक्सिस पे डिस्टेंस। और K तो आपको पता ही है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना। ऑब्वियसली प्रॉपर डेरिवेशन होती है इसकी, लेकिन जाने की उसमें जरूरत नहीं है, नहीं है। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हमें मिलती है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर बाय अंडर रूट 2 पे, प्लस माइनस आर बाय अंडर रूट 2 पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे ज्यादा वैल्यू। देखो अगर इसका ग्राफ देखा जाए ना, वो ग्राफ ऐसा होता है। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा ये ग्राफ होता कैसा है दिखने। ये ग्राफ ऐसा होता है बेटा, ऐसा ही इधर होता है। मतलब कहने का मतलब ये समझो, ये रिंग है, इस रिंग के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी अवे, और इस रिंग के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बताएंगे, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बताएंगे। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन है, नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है यहां पे। तो आप देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे, मतलब O पॉइंट, ये x इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है, देखो जरा, ठीक है जी, O पॉइंट, इस पे तो फील्ड 0 है। सबसे ज्यादा वैल्यू है r बाय रूट 2 पे, r बाय अंडर रूट 2 पे, r बाय अंडर रूट 2 पे। और इधर से भी सबसे ज्यादा वैल्यू है माइनस आर बाय अंडर रूट 2 पे। ये नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव ऐसा मत समझना कि नेगेटिव में तो फील्ड कम है, नहीं, नेगेटिव सिर्फ किस वजह से? डायरेक्शन की वजह से है नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि उसकी वैल्यू कम है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि उसकी वैल्यू कम है, ठीक है जी। तो ये बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आर बाय अंडर रूट 2 पे, आर बाय अंडर रूट 2 पे, समझ गए? और मैक्सिमम फील्ड आएगी कितनी? बस x की वैल्यू इसमें पुट कर देना। अगर आपको मैक्सिमम फील्ड भी पूछी जाए तो भी आसान है काम, बस x की वैल्यू इसमें पुट करनी है और कुछ नहीं करना, समझे? ओके जी, ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। 0 पे 0 मतलब सेंटर पे 0। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो फील्ड बढ़ती चली जाएगी, फील्ड का ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब फील्ड इंक्रीज करेगी।
फिर इसके बाद फील्ड डिक्रीज करनी शुरू कर देगी, फिर इसके बाद फील्ड डिक्रीज करनी शुरू कर देगी। ऐसा ही इधर होगा, जैसा इधर है वैसा ही इधर भी होगा। समझ में आई बात? बहुत क्लियर होना चाहिए भाई, बहुत क्लियर होना चाहिए, चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो इसी बात पे हम पानी पी लेते हैं भाई। हाँ, क्योंकि अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टॉपिक खत्म हो गया, मुबारक हो आपको। हालांकि ये पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, आज तक तो पूछा नहीं गया ये वाला एक्सियल पॉइंट वाला, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आज तक नहीं पूछा गया तो आगे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कर लेना, फिर बस याद कर लेना फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टेक्निक बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करने के, कि किस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही। मेरी बात समझना ध्यान। मान लो कि हमने ये एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना, स्क्वायर है, बस वाई जेड प्लेन है, ऐसे देखो मेरी बात, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली इसको कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अगर ज्यादा करेंगी तो फ्लक्स ज्यादा, अगर कम करेंगी तो फ्लक्स कम। अगर ज्यादा मेजर करेंगी, मतलब ज्यादा लाइंस इसको क्रॉस करेंगी इस एरिया को, तो ज्यादा फ्लक्स होगी, अगर कम करेंगी तो फ्लक्स कम होगी, ठीक है ना। ये बात आपको समझने लायक है कि इधर देखो, ये हमारा एरिया कौन सा है, वाई जेड एरिया। कौन सा एरिया है, वाई जेड एरिया। इसको फील्ड लाइन ऐसे देखो क्रॉस कर रही है, समझ पा रहे हो, और इसके क्या है, परपेंडिकुलर, देखो टकरा रही हैं जाके, क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात क्लियर हुई? ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को जाके परपेंडिकुलरली टकरा के इस ओर से बाहर निकल जा रही हैं, इस ओर से क्या निकल जा रही हैं, बाहर निकल जा रही हैं, तो इसको क्रॉस करके जा रही हैं। जितनी लाइंस ज्यादा क्रॉस करके जाएंगी उतनी फ्लक्स ज्यादा होगी। इसको मेजर करने का फॉर्मूला क्या है सर? कोई तो फॉर्मूला होगा, क्योंकि लाइंस तो हम मेजर नहीं कर सकते सर, क्योंकि अगर हम लाइन गिनने बैठेंगे तो हजारों करोड़ों हो सकती है, हम तो पागल हो जाएंगे। इस फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, फ्लक्स को लिखते हैं किससे, फाई से, और फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, इसको ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, where theta is the angle between, theta is the angle between electric field vector and area vector। यहां पे मेन बात जो हमारे पास आई है घूम फिर के, वो आई है एक नई बात, जो कि एरिया वेक्टर। सर ये एरिया के ऊपर वेक्टर क्यों लगा दिया? यहां पे लगाना पड़ता है भाई, मतलब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट हमें करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे स्केलर ट्रीट करके काम बनता नहीं है, या हम अपने कॉन्सेप्ट को बना नहीं पाते। तो ये जगह ऐसी है जहां पे हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी करेंगे। तो दिल थाम के बैठिएगा। सबसे पहले तो इसके यूनिट्स लिख लेते हैं। यूनिट्स क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर कूलम, और एरिया के होंगे मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट्स हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है जी, ये इसके यूनिट्स हो। अब ध्यान दो, बात आ रही है मेन एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन और एरिया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना इस चीज, ठीक है।
इधर देखो, ये है वाई जेड प्लेन, ये है वाई जेड प्लेन। थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है इसीलिए टेढ़ा बनाया। ये वाई जेड प्लेन, कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन। इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर एक्स में होगा बेटा। एरिया वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में एरिया है। प्लेन कौन सा है एरिया का? वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है ना। ये वाई जेड प्लेन है। कौन सा? वाई जेड प्लेन। अगर ये दिखा दूं मैं, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन। तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? इसका एरिया वेक्टर तो देखो, अब इसका एरिया वेक्टर जो वाई जेड प्लेन का एरिया वेक्टर है वो तो मैं इधर भी दिखा सकता हूं। हाँ, ये भी परपेंडिकुलर ही है। मेरी बात ध्यान से समझना। ये देखो, मेरे हाथ को देखो जरा, मेरे हाथ को मानो कि ये तो एरिया है सर, ठीक है ना, ये तो प्लेन है एरिया का, एरिया वाला प्लेन है, ये एरिया वाला प्लेन है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर, ये मार्कर जो है एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। ये देखो, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। देखो जरा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, ठीक है जी, दोनों तरफ है। इस तरफ एरिया वेक्टर और इस तरफ एरिया वेक्टर, दोनों तरफ एरिया वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि एरिया वेक्टर माइनस आई कैप में भी है और यहां पे प्लस आई कैप में भी है। सिमिलरली अगर एक्स वाई प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर समझो, ये एक्स वाई प्लेन है, ये देखो सामने से दिखा रहा हूं, दिख रहा है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिख रहा है ना। तो इसका एरिया वेक्टर देखो, आपकी तरफ और दूसरी तरफ भी है मेरे पास, हाँ दोनों तरफ है। आपकी तरफ यानी कि प्लस जेड और मेरी तरफ यानी कि माइनस जेड। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो प्लस जेड और माइनस जेड, यानी कि प्लस के कैप और माइनस के कैप। ये बात समझ पा रहे हो? सिमिलरली अगर एक्स जेड प्लेन होगा, अगर एक्स जेड प्लेन होगा तो फिर उसके लिए भाई प्लस जे कैप और माइनस जे कैप। समझ गए भाई? जो भी एरिया जिस भी प्लेन में होगा, अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, अगर वो वाई जेड प्लेन में है तो एक्स डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, अगर वो एक्स डायरेक्शन में एक्स जेड प्लेन में है तो वाई डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको यह मानना है कि एरिया वेक्टर जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। चाहे तो इधर मान लो, चाहे इधर मान लो, चाहे ऊपर मान लो, चाहे नीचे मान लो, जैसे मर्जी मान लो। मतलब प्लस जे माइनस जे, प्लस के माइनस के, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी सिचुएशन यहां पे दी हुई। अब यहां पे, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि अलग अलग केसेस में इससे फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अलग अलग केसेस से फ्लक्स में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो फ्लक्स है ई ए, ई डॉट ए, ठीक है ना। पहली बात तो ये डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर आंसर आएगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? ई ए कॉस थीटा। थीटा जो एंगल है ना, वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में है। मतलब एरिया वेक्टर का एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एरिया वेक्टर का एंगल, एरिया वेक्टर का एंगल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ऐसा है, ठीक है। बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ये वाई जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एक्स एक्सिस में। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। इसको क्रॉस करके जा रही है, इसको क्रॉस करके जा रही है। अब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा बेटा? बता दो बता दो बता दो, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? अब हमारी मर्जी होती है,
हमारी मर्जी होती है, चाहे तो हम इधर ले लें, चाहे हम इधर ले लें, चाहे हम इधर ले लें, अब इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। लेकिन अब लेंगे किस तरफ? इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है ना, तो इस तरफ लेने का कोई सेंस तो है नहीं भाई। अपनी सहूलियत के हिसाब से है, ले दोनों तरफ सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं भाई, इधर भी ले सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है तो हम इसी तरफ वाला एरिया वेक्टर लेंगे। ये क्यों लेंगे? ये नहीं लेना फिर, ठीक है ना, ये नहीं लेना। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी तरफ है। तो इस केस में फ्लक्स कितनी आएगी? ई ए कॉस जीरो कितना होगा? 1, यानी कि ई ए आ गई बेटा। कितनी आ गई? ई ए। फ्लक्स कितनी आ गई? ई ए आ गई। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इसी में मान लो कि भैया मैं ये दिखा दूं कि ये एक्स जेड प्लेन, कौन सा प्लेन? एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना। और फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं एक्स एक्सिस में, फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस में आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? एक्स एक्सिस। मेरी बात को बहुत क्लियरली गौर करना है। एक्स जेड प्लेन बेटा ऐसे होगा, ये देखो, सही है जी, ऐसे होगा। इसका एरिया वेक्टर या तो प्लस जे या माइनस जे, किसी भी तरफ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इसे एरिया वेक्टर को ऐसे ले लो, चाहे आप इसको एरिया वेक्टर को ऐसे ले लो। सर डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते क्या? कोई एक नहीं ले सकते? लेके कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? एक्स में। एरिया वेक्टर किस में है? वाई में। तो फ्लक्स कितनी होगी? ई ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना होगा? 0। तो फ्लक्स कितनी हो गई? 0। फ्लक्स कितनी हो गई? 0। पास ही नहीं कर रही, नो फ्लक्स पासेस, नो फ्लक्स पासेस। ये तो हो गया मैथमेटिक्स, ये तो हो गया मैथमेटिक्स, नॉर्मल जिंदगी। अब कौन सी जिंदगी? मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी समझो भाई। अरे मेरी बात सुनो, क्रॉस फ्लक्स का मतलब होता है कि वो क्रॉस करना चाहिए, पास करना चाहिए, उससे पास करना चाहिए, ठीक है ना, पास करके जाना चाहिए उससे। अब ये देखो, ये अगर वाई जेड प्लेन में है एरिया, ठीक है ना, और ये इसको क्रॉस कर रहा है, धक्के मार के जा रहा है, क्रॉस करके जा रहा है ना, ये देखो क्रॉस करके जा रहा है, ये तो फ्लक्स है। मान लो कि भाई फील्ड ऐसे है, सॉरी एरिया ऐसे है, एक्स जेड प्लेन में एरिया है। कौन से एरिया है? एक्स जेड प्लेन में। फील्ड ऐसे आ रही है, देख लो मेरी तरफ, दिख रही है? फील्ड ऐसे आ रही है, क्या इसको क्रॉस करके जा रही है? क्या इसको क्रॉस करके जा रही है? नहीं, इसके पैरेलल ही निकल रही है, देखो। क्या इसको क्रॉस करके जा रही है? नहीं, इसके पैरेलल ही निकल रही है। क्रॉस तो ऐसे होता है, क्रॉस तो ऐसे होता है परपेंडिकुलरली। ये फील्ड का फ्लक्स कुछ होगा इसमें से? नहीं, फ्लक्स होगा ही नहीं भाई। आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ये देखने के लिए भाई, सिंपल सी बात है। ये देखो, एरिया भी ऐसे है, फील्ड भी ऐसे ही है, फील्ड भी इसी प्लेन में है, समझ रहे हो? फील्ड एक्स एक्सिस में है, एरिया के पैरेलल है, देखो एरिया के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये देखो, समझ पा रहे हो? ठीक है जी। एरिया वेक्टर, बात ध्यान रखना, ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, समझे? एंगल जो फॉर्मूले में एंगल लेना होता है वो एरिया वेक्टर के साथ लेना होता है, तब सही आंसर आता है, तब सही आंसर आता है। ध्यान रखना भाई मेरे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुनो, ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस की कहानी सुनो। ओपन सरफेस का मतलब, ओपन सरफेस में आप एरिया वेक्टर किसी भी तरफ ले सकते हो। ये ओपन सरफेस है, मेरा हाथ ओपन सरफेस है, मतलब एक बंद कमरा नहीं है, एक बंद कमरा नहीं है,
ठीक है ना, एक बंद कमरा नहीं है। तो इसका एरिया वेक्टर मैं किसी भी तरफ ले सकता हूँ, इस तरफ भी ले सकता हूँ, इस तरफ भी ले सकता हूँ, दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल। इसका एरिया वेक्टर मैं ऊपर भी ले सकता हूँ और नीचे भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। ये तो हो गई ओपन सरफेस। लेकिन मान लो अगर क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड्स लेना है। एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड्स, हमेशा क्या लेना है, आउटवर्ड। हमेशा क्या लेना है, आउटवर्ड लेना है भाई। सर कैसे, ध्यान से सुनो। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेना है, आउटवर्ड लेना है। ध्यान से देखो, अगर मैं क्यूब बनाता, अगर मैं क्यूब बनाता हूं, सपोज करो ए बी सी डी, ठीक है जी, और ई एफ जी एच, ठीक है ना, ये क्यूब बना दिया। ये क्या बना दिया, क्यूब बना दिया, ठीक है। एक्स वाई जेड भी दिखा दो अगर इसमें दिखाना है, एक्स वाई और, ठीक है जी, तीनों डायमेंशंस। अब इसमें जो एरिया वेक्टर लिया जाएगा, इसमें जो एरिया वेक्टर लिया जाएगा वो आउटवर्ड्स लिया जाएगा, आउटवर्ड लिया जाएगा, मतलब बाहर की तरफ। अब अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। देखो ये एरिया देखो आप जरा, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, ये देखना, ये फेस, अब क्यूब के 6 फेस होते हैं बेटा, क्यूब के 6 फेस होते हैं, ठीक है ना। मेरी बात को बहुत क्लियरली समझना आप। मैं आपको 2 फेसेस के बारे में बता रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि एरिया वेक्टर कैसे लेना है। एक फेस है ए डी एच ई, एक फेस है ए डी एच ई, और दूसरा फेस है बी सी जी एफ। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ए डी एच ई कौन सा फेस है, डायग्राम दिखाई दे रही है, हाँ मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, ठीक है। ए डी एच ई कौन सा फेस है, मेरे लेफ्ट वाला, इधर वाला, मतलब आपके लिए लेफ्ट, मेरे लिए राइट, मतलब इधर वाला है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। बी सी जी एफ, बी सी जी एफ मेरे इधर वाला है। 4 और हैं, एक मेरे ऊपर है, एक नीचे है, एक सामने है, एक पीछे है। ध्यान से सुनना, एक सामने है, एक पीछे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में। बात समझ में आई है ना, हाँ। तो मैं जो आपको 2 फेसेस दिखा रहा हूं वो है ए डी एच ई और बी सी जी एफ। बी सी जी एफ, बी सी जी एफ इधर वाला हो गया, ए डी एच ई इधर वाला हो गया। तो इनका एरिया वेक्टर मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता, आउटवर्ड बाहर की तरफ लिखना पड़ेगा। अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर लिखना है बीसीजीएफ का, तो मुझे इस तरफ लेना पड़ेगा, बाहर, बाहर, क्या, बाहर, बाहर की तरफ। और इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इधर, उधर नहीं ले सकता, वो तो अंदर हो जाएगा इसके। समझ पा रहे हो ना भाई, मेरे बात समझो। जो मेरी इधर वाली दीवार है, इधर वाली, उसका एरिया वेक्टर उधर होगा, उधर। जो मेरी इधर वाली दीवार है, उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, मतलब बाहर की तरफ, ऐसे ही। ये देखो बाहर की तरफ, समझ रहे हैं ना। क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड है, कमरा क्लोज्ड है मेरा। ऊपर वाली छत का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, सोचो, बाहर, इस रूम से बाहर, इस रूम से बाहर, ठीक है ना। नीचे वाले फ्लोर का एरिया वेक्टर कहां होगा, इस रूम से बाहर, नीचे। समझ पा रहे हो, रूम से बाहर नीचे। ये एरिया वेक्टर इसका ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे, मतलब जो भी एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेना है भाई। कैसा लेना है, आउटवर्ड लेना है। ये बात का ख्याल रखें भाई, ये बात का क्रिस्टल क्लियर ख्याल रखें, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ फिर।
एक क्लोज्ड सरफेस बना दी मैंने, एक क्लोज्ड सरफेस बना दी एक्स वाई जेड, एक क्लोज्ड सरफेस बना दी एक्स वाई जेड, ठीक है जी, दैट इज अ क्लोज्ड सरफेस। एक्स वाई जेड एक्सिस में क्यूब बना दिया। चलो अब सुनो, नाम दे दिए इनको, वही नाम दे देता हूं, ए बी सी डी, चेंज क्यों करना है, ई एफ जी एच। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, ई नॉट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है जी, ई नॉट है, कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही। आपसे क्या पूछा जाएगा, इनवर्ड फ्लक्स जो अंदर जा रही है फ्लक्स क्यूब के, फ्लक्स पूछी गई है, इनवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स जो क्यूब के बाहर निकल रही है, या नेट फ्लक्स, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब, ऐसा भी बोल सकते हो, नेट फ्लक्स बोल सकते हो, या फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब। मेरी बात बहुत क्लियरली समझ, अंदर कहां से जाएगी फ्लक्स, फ्लक्स अंदर कहां से जाएगी, मैं जिस कमरे में खड़ा हूं इधर से आ रही है फ्लक्स, ऐसे आ रही है, समझ पा रहे हो, तो ये मेरी जो दीवार है इस दीवार से क्रॉस करके आ रही है, इधर वाली दीवार से क्रॉस करके आ रही है, इधर वाली दीवार कौन सी है, ठीक है ना, ये वाली दीवार है। साइड लेंथ मैं क्यूब की मान लेता हूं, साइड लेंथ स्मॉल ए, एरिया ऑफ वन फेस, किसी भी एक फेस का एरिया स्क्वायर है, ठीक है ना, ए स्क्वायर होगा। अब इनवर्ड फ्लक्स क्या होगी, देखो अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा मेरे भाई, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही है, इधर, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है ना, तो इनवर्ड फ्लक्स आएगी ई ए कॉस 180 माइनस ई कैपिटल ए, इसको माइनस ई स्मॉल ए का स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर उधर है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, एरिया की वैल्यू ए स्क्वायर वो पुट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट वो पुट कर दो आप, समझ गए, ये इनवर्ड फ्लक्स हो गई। आउटवर्ड निकल कहां से रही है बाहर, भाई आ रही है तो जा भी रही होगी, आ रही है तो जा भी रही होगी, इधर से बाहर निकल रही है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, भाई मेरे इस साइड वाली दीवार इधर से आ रही है, उधर से निकल के चली जाएगी, इधर से आ रही है तो उधर से निकल के चली जाएगी, ठीक है जी। तो ये रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दीवार है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दीवार है, एरिया वेक्टर इसी तरफ है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर इसी तरफ है, तो आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगी, ई ए कॉस जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, भाई इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ है, तो इसके लिए ई ए कॉस जीरो, तो ई नॉट इंटू स्मॉल ए स्क्वेयर और कॉस जीरो 1, तो ई नॉट स्मॉल ए स्क्वायर, नेट फ्लक्स कितनी होगी माइनस ई नॉट स्मॉल ए स्क्वायर प्लस ई नॉट स्मॉल ए स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, जीरो, आंसर कितना आ गया भाई, जीरो, माइनस ई नॉट प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, टोटल आंसर जीरो, नेट फ्लक्स जीरो, यानी कि जितनी फ्लक्स अंदर आई उतनी फ्लक्स बाहर चली गई। मेरी बात बहुत क्लियरली समझना, जितनी फ्लक्स अंदर आई उतनी ही फ्लक्स क्या चली गई, बाहर चली गई, जितनी फ्लक्स इधर से अंदर आई उतनी फ्लक्स उधर से बाहर चली गई। इज दैट क्लियर, दैट क्लियर, ओके जी, ये बात का ध्यान रखना। तो इसके तीनों के आंसर पता चल गए आपको कि तीनों के आंसर क्या देने हैं, तीनों के आंसर क्या देने हैं, ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो नोट डाल के लिखेंगे, मेंटोस जिंदगी अगली बार से
इन अ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कुछ भी मतलब एक ही बात है, द नेट फ्लक्स through a closed surface is zero. Through a closed surface is zero. ये बात ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वेरिएबल नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू देख लेना। ये तो क्यूब का एग्जांपल लिया हमने, स्फीयर ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है ना, एनीथिंग कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, और अगर ये दो चीजें हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट और क्लोज्ड सरफेस, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो नेट फ्लक्स जीरो आएगी, पक्का जीरो आएगी। मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी, दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी, कटेंगी, पक्का कटेंगी, ठीक है ना। हो ही नहीं सकता कि ये ना कटे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। आंखें बंद करके आंसर टिक कर देना जीरो, चाहे क्यूब है चाहे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्लोज्ड बंद सरफेस होनी चाहिए, बंद होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है ना। स्फीयर चारों तरफ से बंद है ना, स्फीयर, सर्कल नहीं, सर्कल तो प्लेन फिगर है, स्क्वायर नहीं, क्यूब। हाँ, ये देख लो अब क्वेश्चन 2006 में आया था भाई, ये क्या था क्वेश्चन, देखो जरा। स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड लेंथ L इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है जी। ये पेपर का प्लेन हम बोर्ड पे बना रहे हैं, तो हमारे लिए बोर्ड का प्लेन, ठीक है ना। वो पेपर का प्लेन वो नहीं जो बना के आप उड़ाते थे और टीचर्स को तंग करते थे बचपन में, वो वाला पेपर का प्लेन नहीं, ये वाला पेपर का प्लेन, यानी कि बोर्ड का प्लेन, ठीक है ना, बोर्ड का प्लेन। A uniform electric field also in the plane of the paper, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में, इसी प्लेन में, ठीक है जी। इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर, मतलब सिर्फ लोअर हाफ में है, ये देखो, सिर्फ इतने रास्ते में, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट एसोसिएटेड विद द सरफेस, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो बड़ा सिंपल है, पहली बात, इसमें क्लोज्ड सरफेस वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना। क्यों सर, क्लोज्ड सरफेस नहीं है बेटा, ये क्यूब नहीं है, कोई बंद कमरा नहीं है, ये कोई बंद कमरा नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्क्वायर है, तो वो वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना, कुछ और है, वो बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बेटा, एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, आई कैप में, किसमें है, आई कैप में। ये भी इसी प्लेन में है, एरिया भी, मतलब XY प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर बेटा या तो प्लस के होगा या माइनस के होगा, मतलब एरिया वेक्टर या तो आपकी तरफ या आपसे दूर, उधर माइनस के, या तो आपकी तरफ या इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है इसका, भैया मेरे को बात बताओ एक, क्या 90 डिग्री नहीं है एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर आपकी तरफ या उधर या इधर या इधर, जीरो हो गया, टिक, खत्म। अरे भैया अच्छा, मेंटोस जिंदगी सुनो, दिमाग की बत्ती जलाओ जरा, अरे सुनिएगा, ठीक है। ये ऐसे है सरफेस, ये फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, देखो, क्या ये क्रॉस करके जा सकती है इसको? क्या मेरे हाथ को क्रॉस कर सकती है? ये तो मेरे हाथ के पैरेलल जा रही है, क्या वही नहीं हो रहा इसमें? क्रॉस कैसे करेगी? नहीं कर सकती। इसको देख लो अब, ये भी थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई, वही है, स्क्वायर ऑफ साइड L इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी एंगल पे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, भाई देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में है, ये कौन सा प्लेन है,
एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो के कैप या माइनस के कैप में आएगा, किसी में भी आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स वाई प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे बेटा। ये देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आई कंपोनेंट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जे कंपोनेंट। समझ पा रहे हो? मतलब ये आई जे में होगा, ये आई जे में होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे में होगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है? बोलो भाई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है, एरिया वेक्टर बाहर है। अरे आप खुद सोचो, अरे ज्यादा फालतू में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी आई कैप में दे दी, क्या ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। अब मेरी बात सुनो, बहुत क्लियरली समझना है, ठीक है ना। ये देखो, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रही। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं, क्या अभी पास हो रही है? नहीं, अभी भी तो ये इसके पैरेलल ही है, अभी भी एरिया के पैरेलल ही। अभी क्या पास करके जा रही है? नहीं करके जा रही, पहले भी नहीं कर रही थी, अभी भी नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे में है, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एरिया के पैरेलल है, एरिया के पैरेलल है, ठीक है ना, एरिया के पैरेलल है। समझ में आई ये बात? ठीक है ना। एरिया वेक्टर प्लस के या माइनस के में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे में चल रही है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो फ्लक्स जीरो। रीजन क्या है बेटा फ्लक्स जीरो होने का? थीटा 90 डिग्री। फालतू में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई 2010 के क्वेश्चन में, 2006 में भी कोशिश की गई, 2010 में भी कोशिश की गई। हो सकता है आने वाले समय में फिर से कोशिश की जाए। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर जीरो, लेकिन देख लेना भाई, ऐसे नहीं कि आंसर जीरो कुछ भी करके टिक कर दिया हमने। आ जाओ फिर आगे। गॉस लॉ। गॉस एक महान साइंटिस्ट थे हमारे, है ना, बहुत महान साइंटिस्ट थे, बहुत महान, सही में महान थे, ठीक है ना। फिजिक्स तो इनका अच्छा था ही था, मैथ्स बड़ा अच्छा था भाई, मैथ्स भयंकर मैथ्स था इनका, बहुत अच्छा मैथ्स था। इन्होंने गॉस लॉ दिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह इनका बड़ा सही था। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो एक चार्ज है हमारे पास, ठीक है ना, चार्ज है। इस चार्ज के आसपास एक गॉसियन सरफेस बना दी। क्या बना दी? गॉसियन सरफेस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface, over a closed surface is equals to charge enclosed divided by epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस मतलब एरिया, ये ds यहां पे क्या है? स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया। कुछ बुक्स में इसको da लिखा जाता है, da, यहां पे ds, कुछ भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्मॉल एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया में इंटीग्रेशन, मतलब ये क्या है? फ्लक्स ही तो है एक तरीके की। ये चीज क्या है? फ्लक्स। ये चीज क्या है भाई? फ्लक्स है ये। ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ये जो यहां पे ये कुंडी सी बना रखी है भाई, इसका साइन होता है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड, कि जो सरफेस है वो कैसी है? बंद है। जो सरफेस है वो कैसी है? बंद है, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है ना, क्लोज्ड सरफेस है जो हमने ये यहां पे बना रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड, जो भी वो सरफेस के अंदर चार्ज होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये है क्या भाई? देखो, अगर फ्लक्स लिखनी है तो E डॉट ए होती है,
अगर छोटी फ्लक्स लिखनी है डी फाई तो वो ई डॉट डी ए होगी, छोटा एरिया, ठीक है ना, छोटे एरिया के थ्रू। इसी में अगर क्लोज्ड इंटीग्रेशन के थ्रू फ्लक्स लिखनी है तो डी फाई का क्लोज्ड, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, बस ये साइन है तो इंटीग्रेशन ही, बस ये साइन है, बस ये बात ध्यान रखना, कोई नया टाइप का इंटीग्रेशन नहीं करने लगे अब, कोई नई टाइप का इंटीग्रेशन नहीं, बस ये साइन है, ठीक है ना। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू अगर टोटल फ्लक्स निकालनी है तो डी फाई का इंटीग्रेशन, यानी कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई डॉट डी एस। तो इन शॉर्ट ये चीज लिखी क्या हुई है, ये चीज है बेटा फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगी वो चार्ज एनक्लोज्ड, जो भी उस सरफेस के अंदर चार्ज होगा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, मतलब ये फ्लक्स कहना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी लाइन का मतलब ये फ्लक्स है बेटा, इस लाइन का मतलब फ्लक्स है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो ये सरफेस है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें चार्ज है मान लो प्लस क्यू प्लस 2q, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगी वो होगी चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई फ्लक्स। और मान लो ऐसा हो जाए 3q यहाँ पे -q, इसके थ्रू फ्लक्स आपसे पूछी जाए तो टोटल चार्ज कितना है 2q, 3q माइनस q, 3q माइनस q, ठीक है ना, 3q माइनस q कितना हो गया 2q, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे टोटल फ्लक्स आ गई, ठीक है जी, सिंपल सी बात है, और हमने कुछ किया नहीं है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक बात इसमें जरूर ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होती है, ये ड्यू टू ऑल चार्जेस होती है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सारे चार्जेस की वजह से होती है। मान लो यहां पे एक और चार्ज है +4q -3q, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस क्वेश्चन में, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस क्वेश्चन में वो सारे चार्जेस की वजह से होगी, चारों के चारों। लेकिन जो फ्लक्स आएगी वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आएगी, ठीक है ना। ये जो फ्लक्स आएगी ये अंदर वाले चार्जेस की वजह से, ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस। ये बात का ध्यान रखना भाई, बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं होता। सर फिर बाहर वाले चार्जेस की फ्लक्स क्यों नहीं ले रहे? बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम सारे चार्जेस की वजह से ले रहे हैं तो फिर फ्लक्स सारे चार्जेस की वजह से क्यों नहीं ले रहे? एक्चुअल में होता क्या है कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स कैंसल हो जाती है। क्या हो जाती है? कैंसल हो जाती है, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। वो अपने आप इंटीग्रेशन वगैरह करके कैंसल हो जाती है, हमें उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देख लिया, बस इतना बहुत है, क्या ना, मन भर गया हमारा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ध्यान रहेगा? रहेगा सर, रहेगा। अब गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस, गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं भाई, है ना। कुछ एप्लीकेशंस देखना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता? नहीं बताओ, आप ही बताओ, बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है सर, बिल्कुल बनता है, बनाएंगे हम, फर्ज पूरा करेंगे अपना। तो चलो फिर फर्ज पूरा करने की बारी आ गई, पूरा करते हैं फर्ज। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सबसे पहले होलोस्फीयर, होलोस्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। नॉन कंडक्टिंग के साथ डाइलेक्ट्रिक लिखा है, मतलब नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, एक ही बात है। मेरी बात ध्यान से सुनो, नॉन कंडक्टिंग लिखा हो, डाइलेक्ट्रिक लिखा हो या इंसुलेटर लिखा हो। सॉलिड स्फीयर के बारे में बाद में बात करें, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर के बारे में बाद में बात करें। ठीक है जी, ये बना दी एक होलोस्फीयर। होलोस्फीयर पे जो चार्ज होगा वो तो बेटा सारा बाहर होगा, वो तो सारा चार्ज कहाँ होगा? बाहर होगा, सारा चार्ज बाहर होगा। तो इसके अंदर अब मुझे फील्ड निकालनी है, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालनी है।
इनसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए मुझे यहां पे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है। इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी? गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। कंसेप्ट लगाता हूं E डॉट ds, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में अगर इस पॉइंट पे आप इनसाइड पॉइंट पे देखो, इनसाइड पॉइंट पे देखो तो कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है इसके अंदर, तो कोई चार्ज ही नहीं है तो चार्ज एनक्लोज जीरो, चार्ज एनक्लोज जीरो है भाई, ठीक है ना। यहां पे जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है? जीरो। अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगी हॉलो स्फीयर के केस, चाहे कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ, ये जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूं ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। वो मैं बोलूं या ना बोलूं वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना, वो अंडरस्टूड है, वो आपको मानना ही है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म नहीं मानना। तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी, जीरो, कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है। बाहर वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, बाहर वाले पॉइंट पे एक मैं करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना, करके दिखा देता हूं, फिर बाकी सबकी डेरिवेशन ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा ऐसे करना है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, बाहर वाले पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है। देखो प्रोसीजर देखा करो, प्रोसीजर देखो, ठीक है ना। बाहर वाले पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है। मान लो ये बाहर है पॉइंट, अब P पॉइंट बाहर आ गया, ठीक है ना, P पॉइंट कहाँ आ गया? बाहर आ गया। ये सेंटर है, ये इसका रेडियस कैपिटल R, ये डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r। चार्ज कितना मान ले? कैपिटल Q। चार्ज कितना मान लिया बेटा? कैपिटल Q। अब मैं क्या करता हूं, P पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो P पॉइंट से पास होने वाला मैं एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं। क्या बना देता हूं? गॉसियन सरफेस। क्या बना देता हूं? गॉसियन सरफेस। P पॉइंट से पास होने वाला मैं एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं। बना दिया सर मैंने? बिल्कुल बना दिया सर। अच्छा, अब जो इसमें फील्ड होगी बेटा P पॉइंट पे ऐसे होगी फील्ड, रेडियली आउटवर्ड्स, इसे कहते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। ये देखो ऐसे फील्ड जाएगी। मेरी बात सुनो, ऐसे चारों तरफ, अंदर नहीं होगी, अंदर से नहीं लानी, अंदर से नहीं लानी फील्ड, अंदर से नहीं लानी, चारों तरफ ऐसे होगी, फैल गई, है ना। जैसे ऐसा करो कि इसमें से रोशनी निकल रही है, ऐसा नहीं लग रहा? इसमें से क्या निकल रही है? रोशनी निकल रही है। तो जब आप बाहर खड़े होकर देखोगे ना, जब आप P पॉइंट पे खड़े होकर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सारी रोशनी कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? सेंटर से आ रही है। कहां से आ रही है सारी रोशनी बेटा? सेंटर से आ रही है। कहां से आ रही है सारी रोशनी? सेंटर से आ रही है। ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, हालांकि अंदर कोई फील्ड नहीं है, अंदर कोई फील्ड नहीं है। आपको ऐसा भ्रम होगा कि ये फील्ड सारी कहां से आ रही है? सेंटर से आ रही है, बट आ यहां से रही है, यहां से, यहां से, यहां से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पे है ना, वहां से शुरू हो रही है बेटा, पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही है फील्ड। देखो, समझ पा रहे हो ना? हाँ। और इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, अब गॉसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि गॉस लॉ लगाना है हमें। क्या लगाना है? गॉस लॉ। ये देखो क्या लगाना है? गॉस लॉ लगाना है, ठीक है ना। Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एरिया वेक्टर स्फीयर का, जो स्फीयर होता है, ठीक है ना, अगले पेज पे बता देता हूं मैं, जो स्फीयर होता है उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही लेना है, ऐसे ही परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे। ये देखो, ये स्फीयर की ये सरफेस है, ये ऐसी सरफेस है, ऐसी सरफेस है, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो
हर पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री है, हर पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री है। तो एरिया वेक्टर बेटा ऐसे ही दिखाना है, या डीएस वेक्टर कह दो उसे, क्या कह दो, डीएस वेक्टर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। डीएस वेक्टर, ये भी डीएस वेक्टर, ये भी डीएस वेक्टर, समझ पा रहे हो। आउटवर्ड्स क्या होगा, आउटवर्ड्स क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ। क्या होगा, बाहर की तरफ, ऐसे, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है ना। ऐसे फैल गई है, ऐसा लगता है सेंटर से आई है, सेंटर से आई है, अलोंग द रेडियस है। ये देखो चारों तरफ ये रेडियस है, ये भी रेडियस, 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 सब रेडियस है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स है। कैसी है बेटा, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, सेंटर से निकल के ऐसे फैल रही है, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं, इसको बोलने का तरीका है। अच्छा, अब डीएस वेक्टर बंधु, डीएस वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, डीएस वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो बेटा, एरिया वेक्टर तो बाहर ही बन रहा है, ठीक है ना। डीएस वेक्टर, इधर भी डीएस वेक्टर, समझे मेरी बात को, हाँ। तो अब यहां पे ई डीएस कॉस जीरो, कॉस जीरो, क्योंकि हर जगह पे एंगल 0 डिग्री है ई और डीएस के बीच में, हर जगह पे, ठीक है ना। एरिया वेक्टर भी उसी तरफ जा रहा है, और चार्ज इनक्लोज्ड कितना है बेटा, कैपिटल क्यू। अंदर ये देखो जो डॉटेड सरफेस मैंने बनाई है, जो गॉसियन सरफेस, उसके अंदर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। तो ds, अब e को बाहर लिख लो, cos 0 तो 1 हो गया, इंटीग्रेशन ds का बचेगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, ds का। ds एरिया, एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का एरिया लेना होता है बेटा, वो होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर है, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये बन गया q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, या फिर इसे बोल दें के क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर, के क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर। सही है जी। ये आउटवर्ड पॉइंट पे, ये आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड है, किस पे, आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड है, आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज द फील्ड ऑन द आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब ये ऐसा फील हो रहा है, अब ये ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मानो कि सारा चार्ज यहां था ही नहीं। अब ये ऐसा फील हो रहा है क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा था कि सारी लाइंस कहां से आ रही हैं, कैसा भ्रम हो रहा था कि सारी लाइंस कहां से आ रही हैं, ये सेंटर से आ रही हैं, भ्रम हो रहा है ना। हाँ, तो क्यों ना मैं इस सारे चार्ज को जो हमने यहां पे माना है, इस सारे चार्ज को मैं सेंटर पे ही मान लूं, और वहीं से डिस्टेंस r है p पॉइंट का। सारे चार्ज को मैंने कहां पे मान लिया, सेंटर पे मान लिया। तो सेंटर पे q चार्ज रख दिया और डिस्टेंस कितना है r, तो सीधा सीधा लिख दिया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रखना, फॉर एन आउटसाइड पॉइंट, फॉर एन आउटसाइड पॉइंट होल चार्ज ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सारा चार्ज कैन बी अज्यूम्ड, इसको अज्यूम किया जा सकता है कहां पे सर, कहां पे, सेंटर पे। आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे अज्यूम किया जा सकता है भाई, स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे अज्यूम किया जा सकता है आउटसाइड पॉइंट के लिए। स्फीयर का सारा चार्ज आउटसाइड पॉइंट के लिए सेंटर पे अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है जी। सारा चार्ज सेंटर पे अज्यूम किया जा सकता है क्योंकि फील्ड वही आ रही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कहां से डिस्टेंस है, सेंटर से ही तो है। स्मॉल आर कहां से डिस्टेंस है बेटा, सेंटर से है, तो वैसा ही लिख दिया हमने।
अब क्रक्स क्या है, देखो होलो स्फीयर हो, ठीक है ना, कोई भी हो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, जिसे डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, या फिर सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड भी हो लेकिन कंडक्टिंग हो, सॉलिड भी हो लेकिन कंडक्टिंग हो, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। मेरी बात बहुत क्लियरली समझना भाई, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। होलोस्फीयर के केस में तो सारा चार्ज सरफेस पे होता ही है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर के केस में चार्ज अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि अंदर खाली जगह नहीं है, अंदर खाली जगह नहीं है, वहां पे चार्ज रख सकते हैं सॉलिड स्फीयर, लेकिन वो सारा चार्ज बाहर ही आ जाएगा। सारा चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग अगर होगा, कंडक्टिंग, देखो हॉलो में कोई टेंशन नहीं, हॉलो में सारा चार्ज बाहर ही होगा, भूल जाओ, ठीक है ना। हॉलो कोई भी लिखा हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, सारा चार्ज बाहर होगा, क्योंकि अंदर हो ही नहीं सकता, अंदर तो खाली है, खाली है, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहां पे क्या है, सॉलिड में सारा चार्ज अगर आपने अंदर रख भी दिया तो भी वो फैल के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। मान लो इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, सपोज करो, तो पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करके कहां जाएंगे, बाहर, क्योंकि वो फैलना चाहेंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो फैल के कहां जाएंगे, बाहर। कंडक्टिंग में, क्योंकि कंडक्टिंग में चार्ज ट्रेवल कर सकता है, कंडक्टिंग का मतलब कि चार्ज ट्रेवल कर सकता है, ट्रेवल करके कहां जाएगा, बाहर, ट्रेवल करके कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है जी, बाहर आ गया। तो इसलिए कोई फर्क नहीं है, अगर होलोस्फीयर दिया है या सॉलिड कंडक्टिंग दिया है तो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, समझे। इनसाइड पॉइंट पे जो फील्ड है वो जीरो है, ठीक है ना। आउटसाइड पॉइंट पे जो फील्ड है वो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वेयर है, स्मॉल आर स्क्वेयर है। सरफेस पे अगर हम बात करें तो वो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वेयर होगा, सरफेस पे इधर, ये देखो ये कैपिटल आर है, ठीक है ना, और यहां पे देखो ये सरफेस तक कैपिटल आर, इधर दिखा देता हूं, और ये स्मॉल आर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल आर और सरफेस वाले पॉइंट के लिए कैपिटल आर, ठीक है ना। स्मॉल आर की वैल्यू आप कैपिटल आर पुट कर दो। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इन केसेस के लिए ग्राफ कैसा बनता है भाई, इनके लिए ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, शुरू में तो जीरो बेटा, इनसाइड पॉइंट में जीरो होती है, ठीक है ना। स्मॉल आर की वैल्यू जब तक कैपिटल आर तक नहीं पहुंचती, मतलब जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंचते, देखो यहां पे जीरो, 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 सब जगह जीरो, जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंचते जब तक फील्ड जीरो, एकदम से फिर सरफेस पे आती है फील्ड और वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, आउटसाइड पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो सबसे ज्यादा फील्ड होगी, ठीक है ना, आउटसाइड पॉइंट के लिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा फील्ड कम होती चली जाएगी, और सबसे ज्यादा जो फील्ड होगी वो सरफेस पे होगी, और कितनी होगी, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कहां पे होगी, जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। क्लियर हुआ भाई, ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए भाई। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। अब सॉलिड स्फीयर में अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो बेटा अंदर भी चार्ज होगा, ठीक है ना, चार्ज अब अंदर भी होगा, क्योंकि अब चार्ज ट्रेवल करके बाहर नहीं जा पाएगा, अब चार्ज ट्रेवल करके बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब जो चार्ज आप अंदर रखोगे वो अंदर ही रहेगा, जो चार्ज आप बाहर रखोगे वो बाहर ही रहेगा। तो इसके लिए देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो वही फॉर्मूला है बेटा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो वही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट अगर हो यहां पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे,
ठीक है ना। तो इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होगा के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का क्यूब। इनसाइड पॉइंट के लिए होगा के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का क्यूब। अगर स्मॉल आर 0 है एट सेंटर, सेंटर पे स्मॉल आर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी। सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दो, चाहे तो इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, किसी में भी स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर पुट कर दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। समझे इस बात को। तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करने पे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, E वर्सेस स्मॉल आर का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये बनता है कुछ ऐसा। देखो भाई, पहले ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। इनसाइड पॉइंट के लिए जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। 0 से शुरू होगी क्योंकि आर 0 पुट करोगे, देखो ध्यान से सारी चीजें बता रहा हूं, आर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये देखो ठीक है जी, स्मॉल आर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस पॉइंट पे। फिर बढ़ रही है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है ना, दैट इज मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस पॉइंट के लिए ये सरफेस वाला पॉइंट है, कहां पे है, सरफेस वाला पॉइंट, तो के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। समझे मेरी बात को, समझे, अरे बंधु समझे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, आपको क्लियर होनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड होलोस्फीयर में नहीं तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको समराइज कर देते हैं, तो फिर हमें जो भी कंफ्यूजन होगा फिर वो होगा ही नहीं, है ना, दूर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में चल रहा होगा तो सुनो, फॉलो, या पहले मैं आपको एक और फॉर्म करवाता हूं, अदर फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा, जो अंदर वाली ये जो फील्ड है ना, इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है जो बड़ा फेमस फॉर्मूला है। अब अंदर वाली फील्ड के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। अब चार्ज अंदर भी है, चार्ज अंदर भी है मतलब पूरे वॉल्यूम में है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो होगा। रो की फॉर्म में भी इसको आंसर को याद कर सकते हो, रो होगा चार्ज बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो जब हम इसको यहां पे पुट करेंगे ना, ये देखो Q की वैल्यू यहां से यहां पे पुट कर देना, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आएगी रो स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इनसाइड पॉइंट के लिए है, किसके लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए। तो सरफेस के लिए हमारे पास, सरफेस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमें सरफेस के लिए लिखना है तो सरफेस के लिए हमारे पास आएगा, सरफेस के लिए हमारे पास आएगा रो कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के लिए हमारे पास बनेगा रो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हमें कुछ नहीं करना, स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर पुट करना है, स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर पुट करना है। तो ये हमारे लिए सरफेस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना, सरफेस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू हमने कैपिटल आर रखी है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, स्मॉल आर की वैल्यू हमने क्या रखी है, कैपिटल आर रखी, और हमारा फॉर्मूला आ गया, है ना। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया। तो बस यहाँ पे क्यू की वैल्यू इधर रखो, ये बन जाएगा, ठीक है ना, इधर रखा ये बन गया,
और इससे फिर r की वैल्यू कैपिटल R रख दो, ये सरफेस वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इनसाइड पॉइंट के बाद, ठीक है ना, ये इनसाइड पॉइंट का और ये सरफेस वाले पॉइंट का। याद रखना है आउटसाइड पॉइंट के लिए भी एक अलग से फॉर्मूला होता है, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन जो हमारा फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है ना, मेन जो हमारा फॉर्मूला है जो याद रखने वाला है वो यही है। इसी तरीके से अगर होलोस्फीयर वाला केस हो, होलोस्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग वाला केस हो, होलोस्फीयर में दोनों आ गए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग वाला अगर केस हो, तो उसमें जो चार्ज होता है आपको पता ही है वो सरफेस पे होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है सिग्मा, उसके लिए यूज किया जाता है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना, इस पे जो भी चार्ज है उसको इसके एरिया से डिवाइड कर दो, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर जो इसका सरफेस एरिया है, तो दैट इज चार्ज बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, क्या बनेगा, सिग्मा। तो इसका आंसर सिग्मा की फॉर्म में। अब कौन सा याद करना बेटा, सरफेस वाला, सरफेस पे क्या था बेटा आंसर, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, उसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में याद करना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में याद करना है सरफेस वाले फॉर्मूले को, किस केस में, इस केस में, होलोस्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग वाले केस में। अब मैं सारा आपको समराइज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके से ये बनेगा, ठीक है ना। देखो होलो में कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। दूसरा केस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, दूसरा केस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये दूसरा केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। अच्छा, इसमें आप ध्यान से सुनो, हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग के लिए, हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग के लिए पहले इनसाइड पॉइंट, सरफेस और आउटसाइड पॉइंट, ठीक है ना, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड पॉइंट, पूरा समराइज करते हैं। हॉलो के लिए इनसाइड पे 0, कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस के लिए KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, आउटसाइड के लिए KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस के लिए अलग से फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिग्मा यूज होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया यूज होगा, ठीक है जी। इनसाइड पॉइंट के लिए इसके KQ स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब, ये बनेगा रो स्मॉल r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। सरफेस वाले पॉइंट के लिए KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, आउटसाइड पॉइंट के लिए KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, और इसका बनेगा रो कैपिटल R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इन शॉर्ट आप देखो, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो देख लो यही है, सरफेस के लिए KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर ही होना है दोनों केसेस में, ठीक है ना, कुछ भी हो चाहे, बस इसमें सिग्मा लिखना है, इसमें रो लिखना है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग है तो, रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो। इनसाइड पॉइंट डिफरेंट है, इसका इनसाइड 0 है, इसका इनसाइड देख लो, KQ स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब और रो स्मॉल r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ग्राफ इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, याद करो, कैपिटल R पे, और इसका ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे, ठीक है जी। ये कैपिटल R पे मैक्सिमम सरफेस वाला। तो सारी चीजें मैंने कंपेयर कर दी, और जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद रखने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो ये बड़ा यूज होता है, एक ये काफी यूज होता है, एक ये काफी यूज, ठीक है ना। कई बार आपसे इस फॉर्म में आंसर पूछ लिया जाता है,
तो आपको इस फॉर्म में भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। अब इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3/2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। देखो भाई, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, शेल मतलब हॉलो, शेल मतलब हॉलो, कंडक्टिंग है, ठीक है जी, कंडक्टिंग है। कह रहे हैं 3r/2 डिस्टेंस, 3r/2 बेटा बाहर पॉइंट होगा, 3r/2 डिस्टेंस यानी कि बाहर पॉइंट होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। रेडियस कैपिटल R है। r/2 पे पूछा हुआ, अंदर वाले पॉइंट पे 0, हॉलो कंडक्टिंग 0 बेटा, हॉलो है तो 0, ठीक है ना, 0 कहां रहा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सीधा टिक करो। आपको उन्होंने गुमराह करने के लिए, बहकाने के लिए दिया कि बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड E है, 3r/2 डिस्टेंस, तो r/2 पे बताओ भाई, r/2 पे होगी ही नहीं, क्यों होगी, ये फालतू में इंफॉर्मेशन आपको बहकाने के लिए दी गई है ताकि आप बहक जाओ, पर आपको बहकना नहीं है भाई, ठीक है ना, उनकी चालों में नहीं आ। तो भाई आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम और चीजें भी देखेंगे, फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में भी हम बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब ख़ैर, टेक केयर, गुड नाइट।